हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे आपका जाके मौर्य वंश के बारे में और मौर्य वंश की अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग मौर्य वंश के बारे में, क्योंकि इसके पहले हम लोग मगध साम्राज्य पढ़ रहे थे। मगध साम्राज्य हम लोग हर्यक वंश और जाके आपका जाके शिशुनाग वंश और नंद वंश पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग मौर्य वंश पढ़ेंगे। और इस बीच हम लोग एक चीज और पढ़ चुके हैं, यूनान का आक्रमण और ईरान का आक्रमण, जिसमें पोरस यानी कि सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब आते हैं हम लोग मौर्य वंश के बारे में जानेंगे। और मौर्य वंश यानी कि स्थापना किस प्रकार होता है और मौर्य वंश की स्थापना होने का क्या कारण है, इसके बारे में पता करते हैं। तो यहाँ होता क्या है कि यानी कि हम लोग इसके पिछले वीडियो में जाने हैं कि नंद वंश के जो अंतिम शासक होते हैं घनानंद, उनके दरबार में एक चाणक्य रहते हैं जो यानी कौटिल्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। वो यानी कि रहते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि उसको अपमान यानी कि उसे अपमान कर दिया जाता है, अपमानित कर दिया जाता है। उस अपमानित का बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि मौर्य वंश के जो चंद्रगुप्त मौर्य है उससे उसमें शामिल होकर उसका सारा भेद उसे बताकर और वो यानी क्या कि उस पर आक्रमण करवा दिए। जिससे क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य उस पर आक्रमण कर दिए घनानंद पर, और घनानंद इस यानी कि आक्रमण पे क्या होता है, वो हार जाता है। और इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार चाणक्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना करवाई जाती है और यानी मौर्य वंश के उसका स्थापना हो जाती है। और यहाँ पे आपका चाणक्य, जिसे कौटिल्य के नाम से जानते हैं, जो प्रसिद्ध भी है और अभी भी यानी कि चाणक्य बहुत सारे व्यक्ति के नाम से ही प्रसिद्ध चल रहा है। चलिए आते हैं, देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि मौर्य वंश जो आपका यानी कि बीसी का मतलब आप लोग जानते होंगे, ईसा मसीह के जन्म से पहले का बात चल रहा है। तो 322 बीसी से लेकर आपका जाके 185 बीसी यानी कि 322 बीसी से लेकर आपका जाके 185 बीसी तक यानी कि मौर्य वंश रहता है। और इस बीच मौर्य वंश यानी कि आपको पता है मगध साम्राज्य में आता है। मगध साम्राज्य कितना शक्तिशाली था कि उसका राजा जो था वो सब शक्तिशाली ही रह गया और जितने वंश वहां पे आए वो सबसे अच्छे ही रहे। और इसका कारण ये भी था कि पाटलिपुत्र और जाके राजगिरी, और इस प्रकार से यानी कि पाटलिपुत्र, राजगिरी, वैशाली इसकी राजधानी रही, जो यानी कि नदियों का और पहाड़ों का सेफ जगह में रहा। और इस बीच यानी कि इसका उत्कर्ष, इसका पतन कभी जल्दी नहीं हो पाया और ये साम्राज्य विकसित करता ही चला गया। तो चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं मौर्य वंश। तो मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पे अर्थशास्त्र जो राजनीति यानी कि अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखा है, तो आपको पता है राजनीति के बारे में इसमें है। और यानी कि यहाँ पे पुरातत्व की बात करें तो पुरातत्व में अशोक के अभिलेख जो हमें प्राप्त होते हैं, और यानी कि भवन, स्तूप, गुफा, मृदभांड इत्यादि मिट्टी के बर्तन जो मृदभांड बोला जाता है। अब यहाँ पे आते हैं पुराण भी। इंडिका का पता करें, इंडिका मेगास्थनी जो आपको पता होना चाहिए, जिसमें मौर्य शासन की जानकारी उसमें प्राप्त होता है कि मौर्य वंश की किस पर शासन में जानकारी है। फिर आपको मुद्रा राक्षस जो आपको पता होना चाहिए, विशाख दत्त जो यानी मुद्रा राक्षस जो है यानी कि उसकी यानी किताब है। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी जो विशाख दत्त है यानी मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त के द्वारा यानी कि जो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है, चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी यानी कि कहानी इसमें दिया गया है। और यानी कि हम लोग जूनागढ़ जो अभिलेख है इसके द्वारा जानकारी प्राप्त करते हैं। बौद्ध जैन ग्रंथ सब यानी कि जूनागढ़ अभिलेख। आते हम आगे स्थापना का बात करें तो स्थापना आपको पता ही है कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। एक्चुअली इसके पीछे आपका जाके चाणक्य ही रहता है जो यानी सबसे बड़ा हथियार रहता है और यानी कि वो लड़वाता है मौर्य वंश के जो चंद्रगुप्त मौर्य है उससे घनानंद को, क्योंकि उससे बदला भी लेना है, क्योंकि उन्होंने भरी सभा में उसे अपमानित कर दिया। इसे यानी कि अपमानित करके उसे साम्राज्य से निकाल दिया, जिसके कारण उसे बहुत अपने फील हुआ, जिसके कारण वो यानी कि इसमें शामिल होकर युद्ध लड़वाया और यानी कि जीत प्राप्त करवाई। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस प्रकार यानी कि नंद वंश का खात्मा हो जाता है, नंद वंश समाप्ति की ओर चली जाती है। और यहाँ पे हम होता है स्थापना यानी कि आपका मौर्य वंश का। तो मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है और चाणक्य जो कौटिल्य है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, जिसकी सहायता से चंद्रगुप्त ने यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो उसके गुरु है चाणक्य, उसी के सहायता से यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की है। अब हम लोग जानते हैं उसी की सहायता से नंदवंश के शासक जो घनानंद, जो बहुत ही क्रूर और यानी कि भयानक तरह का यानी शासक था, उसको हरवाया और यानी कि हरा कर यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो आते हैं हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे और अच्छी तरह पढ़ेंगे। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो 322 बीसी से लेकर आपका जाके 298 बीसी तक रहता है। और हम लोग जानते हैं कि बौद्ध जैन ग्रंथ में यानी कि चंद्रगुप्त तो क्षत्रिय कहा, लेकिन किसी ने उसको यानी कि क्षुद्र के नाम से भी कहा, यानी कि मुद्रा राक्षस पुराण आदि में उसे शूद्र करके पुकारा गया है। और यानी लेकिन आपको हम यह जानकारी प्राप्त करें कि बौद्ध जैन ग्रंथ उसे क्षत्रिय कहा है, जबकि मुद्रा राक्षस जो आपको मुद्रा राक्षस कौन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं विशाल दत्त, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की क्या कहानी है उसके यानी कि देखते हैं कि उसे शूद्र में कहा गया है। जस्टिस एंड्रोकटस, एपियन पुलोटाक
नाम दिया गया जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान विलियम जोन्स ने की। सर विलियम जोन्स जो 1874 ईस्वी में यानी कि आपको पता है खुदाई जब कर रहा था, यहाँ पे देखते हैं 1832-31 में ऐसा हुआ है। 1874 में जो विलियम जोन्स है जब इसकी यानी कि पता किया, यानी कि जो यानी लिखा हुआ वो क्या है, यहाँ पे पता चलता है कि वो लिखा हुआ जो है चंद्रगुप्त मौर्य लिखा हुआ है, और इसे यानी कि यूनान ईरान इस सब में यानी कि पता यानी कि अभिलेख से प्राप्त करता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सेलिकोस का जो युद्ध होता है 305 बीसी में मेगास्थनी 500 शादी हेलेना यानी कि क्या करता है यहाँ पे हो जाता है। इस बीच हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार उन्होंने यानी क्या किया, सेलिकोस का युद्ध लड़ा। और यहाँ पे देखते हैं कि जस्टिस प्लूटोकार के अनुसार 6 लाख सेना के साथ भारत को रौंद डाला, यानी कि उन्होंने 6 लाख सेना के साथ क्या हुआ, जस्टिस प्लूटोवाला के अनुसार क्या होता है 6 लाख सेना के साथ भारत की सेना को क्या क्या रौंद डाला। और यानी कि जस्टिस सिकंदर ने चंद्रगुप्त मौर्य से भेंट का वर्णन किया है, यानी कि इसमें कुछ कुछ वर्णन भी किया गया, लेकिन कुछ इतिहास का ऐसे बोलते हैं भेंट तो हुआ नहीं है क्योंकि वो यानी कि वापस लौट चुका, लेकिन कुछ कुछ बोले ना भेंट किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य से इन्होंने भेंट किया है सिकंदर ने। फिर हम देखते हैं सेलिकोस का, आपको पता होगा सेलिकोस कौन है, आपको पता नहीं है तो देखिए जो सिकंदर है वो तो यानी कि चल जाते हैं घर, यानी कि उसे याद सताने लगती है घर का, जिसके कारण वो ब्यास नदी पार नहीं कर पाते, उसके सैनिक तो वापस चले आते। लेकिन उन्होंने अपने एक यानी कि जो आपका जाके क्या बोलते हैं सेनापति है उनको यानी कि एक क्षेत्र दे दिया था, जो क्षेत्र यानी पश्चिम क्षेत्र जो दिया था उस पर यानी कि वो स्थापित था, उसी से युद्ध होता है। और यानी कि उन्होंने युद्ध जो लड़ा 6 लाख सेना के साथ भारत में आया और भारत के सभी यानी कि रौंद डाला। और इस प्रकार से हम लोग जस्टिस सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य को भेंट का वर्णन किया। जस्टिस सिकंदर यानी कि बोला गया कि उस चंद्रगुप्त मौर्य जो उससे भेंट हुआ है सिकंदर का। 298 बीसी में हम लोग देखते हैं स्वर्णबेला में संलग्न पद्धति द्वारा मृत्यु, यानी कि क्या बोला गया, अपने आप को त्याग दिया, क्योंकि आपको पता है अपने त्याग देने के कारण क्या होता है, स्वर्णबेला मतलब क्या होता है त्याग देना, अपने आप को यानी कि त्याग देना अपने आप को, यानी कि मृत्यु जैसे होता है सांस रोक लेना, किसी प्रकार का मृत्यु हो गया तो उसी पर हम लोग अपने आप को त्याग देना 298 बीसी में ऐसा होता है। तो उसके बाद क्या आता है, उसके जो पुत्र हैं यहाँ पे बिंदुसार हुए आते हैं शासन बनने के लिए और वे शासक बनते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं बिंदुसार जो 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक शासन स्थापित करते हैं। वो क्या करते हैं, वो यानी कि स्थापित शासन बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं कि अमित्र घात, यानी कि उसे अमित्र घात बोला गया, शत्रु विनाशक कहा गया है, यानी कि विनाशकों का विनाशक कहा गया उसे। और जैन ग्रंथों में उसे सिंह सेन भी कहा गया है, यानी कि हम लोग ये सब भी जान चुके हैं। उन्होंने क्या किया, तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था, जब देख रहा है कि तक्षशिला में विद्रोह हो रहा है तो बार बार विद्रोह हो रहा, तो उन्होंने 2 विद्रोह में क्या किया, उन्हें दबाने के लिए सुसीम को भेजा था। सुसीम से विद्रोह यानी कि दबा, लेकिन उतना अच्छा से नहीं दबा, जिसके उन्होंने बाद में अशोक को भेजा दबाने के लिए, और अशोक गया, अशोक वहाँ पूरी तरह दबा के वहां से आ चुका था। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं अशोक यानी कि गया वहां पे दबा के आया। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अशोक को जो भेजा था अशोक को सफलता प्राप्त हुआ। और उस प्रकार उन्होंने क्या किया, सीरिया के शासक बिंदुसार, यानी कि सीरिया के शासक से बिंदुसार ने 3 चीज मांगा था। पहला आपका सूखे अंजीर, दूसरा आपका मांगा था यानी कि आपका जाकर अंगूरी शराब, और तीसरा मांगा था दार्शनिक, जो यानी कि दार्शनिक में रखना चाहते थे उसे मांगा था। लेकिन उसने यानी कि सीरिया के शासक ने उसे 2 ही उपहार दिया था। और इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं मिस्र के जो राजा टॉलमी है डिफिकाडोस ने डायलोसिस राजपूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो यहाँ पे हम लोग जान चुके हैं किस प्रकार से उन्होंने यानी कि क्या किया था। तो एक बार फिर रिपीट कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि बिंदुसार अशोक की यानी कि स्वर्णबेला मृत्यु जब हो जाती है, अपने आप को त्याग देना, उसके बाद बिंदुसार जो उसके पुत्र है 298 बीसी से 273 बीसी तक शासन स्थापित करते हैं और उसे अमित्र घात करना, शत्रु विनाशक, मतलब शत्रु को शत्रु विनाशक कहा गया है। और उसे जैन ग्रंथ में सिंह सेन भी कहा गया है। तक्षशिला में जो बार बार विद्रोह हो रहा था उसे दबाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने जो 2 पुत्र है पहले सुसीम को भेजा, लेकिन उसे दबा नहीं पाया, जिसके कारण उसे बाद में अशोक को भेजना पड़ा। तो अशोक गया वहां दबा के आया, तो अशोक अपने आप यानी प्रजापति शासक ही बनने का विरोधी बनाया, क्योंकि वह दबा के आया था तक्षशिला का विद्रोह। तो इस पर हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने यानी क्या किया, यानी कि सीरिया के जो शासक थे उससे 3 चीज मांगा, 3 चीज में उसे मात्र 2 ही चीज मिला था। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मिस्र के जो राजा है टॉलमी डुट्टी यानी कि फिर डायलोसिस राजदूत को यानी कि बिंदुसार के दरबार में भेजा। उसका देखिए हम लोग पढ़ेंगे अशोक, जो यानी कि आपको पता होना चाहिए बिंदुसार की यानी कि जब यानी कि मृत्यु हो जाती है उसके बाद यानी अशोक आते हैं। तो अशोक क्या होता है, अशोक तो उनके पुत्र होते हैं। यानी कि होता क्या है कि यहाँ पे 273 बीसी में यानी कि वो मृत्यु होती है, लेकिन इसे स्थापना करने में यानी कि शासक बनने में से 269 बीसी 4 साल वक्त लग जाता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि वो अपने यानी कि परिवार में ही अपने भाइयों से लड़ते लड़ते उसे 4 साल बीत जाता है।
और अपने भाइयों का खात्मा करते करते 4 साल में 99 भाइयों को मार देता है। 99 भाइयों की हत्या करके तब वो गद्दी प्राप्त करता है। लेकिन कुछ इतिहासकार ने इसे नहीं मानता है, सभी इतिहासकार ऐसा नहीं मानते कि ऐसा नहीं हुआ। कुछ कुछ इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि 4 साल इसका कारण यही था रुकने का। 4 साल यानी कि गद्दी में संभाल नहीं पाया अशोक, 4 साल के बाद आया, क्योंकि 269 ईस्वी में जब 73 ईस्वी में जब उनकी यानी कि बिंदुसार की जब मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, 269 बीसी में शासक बनते हैं। इसका कारण क्या है, तो यानी कि जो भाई थे उसके यानी हत्या करके तब यह शासक स्थापित करते हैं। तो इस पर देखते हैं 4 साल में 99 भाई, सभी इतिहास का ऐसा मानते नहीं है। पहले अवंती का पहले राज्यपाल था, लेकिन 269 बीसी में क्या किया, राजा बना। 269 बीसी में क्या किया, राजा बन गया। अब देखते हैं अशोक का नाम यानी कैसे पता चलता है, तो गुजरात अभिलेख से पता चलता है अशोक का नाम। देखिए अब आगे 261 बीसी में क्या करता है कि 9वें वर्ष में कलिंग का युद्ध जो धर्म अपनाया। कलिंग का युद्ध में यानी कि कलिंग का युद्ध होता है, उसका यानी कि धर्म अपना लेता है कि सोचता है कि अब मारपीट नहीं करना है, मार काट को खत्म करना है, और यानी कि किस तरह से चलना है, सादगी पूर्ण रूप से चलना है, मार काट खत्म कर देना है। तो जो अशोक जो प्रतापी शासक था, अब वो यानी कि अलग रूप अपना लेता है पूरी तरह, यानी कि अपने आप को यानी कि युद्ध इस सबसे विराम अवस्था में आ जाता है। क्योंकि जो यानी कि वो जो कलिंग का युद्ध हुआ था धर्म पर, जब बहुत सारा मैंने देखा कि किस प्रकार से मृत्यु हुआ, बहुत सारा रोन गए सैनिक, बहुत सारे किसी का मर गया, कोई ऐसा गया, तो उसको खराब फील हुआ, बहुत सारा उसको यानी कि अजीब लगा। और इस चीज़ को उसके बाद उन्होंने धर्म मार्ग का अपनाया, और धर्म मार्ग अपनाने में वो क्या किया कि उसने उपगुप्त से दीक्षा ली। उपगुप्त जो आपको पता है बौद्ध धर्म में यानी कि उपगुप्त से दीक्षा लिया, और उसके बाद उसने धर्म प्रचार के लिए कार्य किया। धर्म प्रचार के लिए कार्य करने के उसने अपने 2 को यानी श्रीलंका भी भेजा था बाद में। आप देखते हैं, आप उसके बाद धर्म प्रचार किया। और मौर्य वंश के सबसे अंतिम शासक जो वीरदत्त थे, 185 बीसी में जो शासक बना था, अंतिम मौर्य वंश के शासक वीरदत्त की हत्या उसके ही एक मंत्री कर देता है। जो मंत्री आपको नाम होना चाहिए, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना कर दी। अधिकतर सभी जगह ऐसा ही देखने को मिलता है। पॉलिटिक पार्टी अभी भी देखिए वही हाल है, और तभी भी वही हाल था, कुछ बदलाव नहीं हुआ है, जैसे चल रहा चल ही रहा। तो बस तभी बीसी था, अभी हम एडी में आ गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो चलिए आते हैं हम लोग शुंग वंश की स्थापना कर दी। कौन कैसे शुंग वंश की स्थापना हुआ कि हम लोग पता है कि यानी कि जो आपको मौर्य वंश के अंतिम शासक वीरदत्त हैं, तो वीरदत्त की हत्या हो जाती है। कौन हत्या करते हैं, जो उसके ही एक मंत्री है पुष्यमित्र शुंग, उसकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद नया वंश की स्थापना करते हैं, इसका नाम है पुष्यमित्र, यानी जिसका नाम है शुंग वंश, और उसके यानी स्थापना है पुष्यमित्र शुंग। तो इस तरह से चला रहता है, चलते रहता है। आज बाप है तो कल बेटा होगा, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन हम मंत्री ही है, उसका गला घोट लिया और आगे चलने शासक नहीं दिया, वंश खत्म कर दिया उसका। तो थैंक यू सो मच। और बहुत सारे जो कमेंट किए हैं उनको दिखाया जाएगा आज वीडियो में, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब के लिए, दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह प्यार स्नेह बनाए रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे और अच्छे से रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।